41 जिले 41 खबर। नमस्कार, मैं हूं मनोज राजपूत। आप देख रहे हैं सुजय समाचार खास बुलेटिन 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। नागौर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी बैठक, मौसमी बीमारी और स्वास्थ्य योजनाओं पर दिए निर्देश। सिवान को मिली बड़ी सौगात, डायलिसिस यूनिट की हुई शुरुआत। चौमू में खरीफ फसलों का निरीक्षण, किसानों को मिलेगा सही मुआवजा। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। नागौर में स्वास्थ्य भवन व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निदेशक जन स्वास्थ्य डॉक्टर रवि प्रकाश शर्मा ने जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों की मैराथन बैठक ली। वायरल बुखार जैसी मौसमी बीमारियों की रोकथाम और इलाज पर खास निर्देश दिए। उन्होंने 4 पैटर्न फॉर्मूला अपनाने की बात कही। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि सभी प्रभारी अधिकारी राज्य मुख्यालय से आई चेकलिस्ट के आधार पर हर पखवाड़े अपने संस्थान का निरीक्षण करें और रिपोर्ट तैयार करें। साथ ही जहां संसाधनों की कमी है उनकी पूर्ति करें। उन्होंने यह भी साफ कहा कि मौसमी बीमारियों की आशंका को देखते हुए कोई भी डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ बिना अनुमति छुट्टी पर न जाए और समय पर ड्यूटी करे। खियूसर में आयोजित शोक सभा में डिप्टी सीएम दिया कुमारी मंत्री और उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय स्नेहलता कुमारी का जीवन समाज सेवा और संस्कारों की मिसाल रहा है। दिया कुमारी ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इस मौके पर खियूसर विधायक श्री रेवंत राम डांगा सहित कई लोग मौजूद रहे। टोंक जिले के देवली चांदली गांव की ऊंची पहाड़ी पर स्थित हिंगलाज माता मंदिर आस्था का प्रमुख केंद्र है। इसे चांदली माता मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर करीब 800 साल पुराना माना जाता है और राजस्थान में हिंगलाज माता का एकमात्र मंदिर है। नवरात्रि के दिनों में यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। माता को नेत्र देवी भी कहा जाता है। मान्यता है कि मंदिर परिसर में मौजूद पत्थरों से बनी राख और अखंड ज्योत का काजल आंखों की रोशनी लौटाता है। पुजारियों के अनुसार यहाँ कई बार चमत्कार देखने को मिलते हैं। भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर मंदिर में चांदी की आंखें चढ़ाते हैं। क्या मान्यता है यहाँ की? और चांदी माता की सेवा करता हूँ। यहाँ की मान्यता आँखों के इलाज करती है। दूध ले चाल डॉक्टर में सब सारे सबको निकालती है। लूले पांगले सबको ठीक करती है। और यहाँ के दूर दूर के आदमी आते हैं और दूर दूर से यात्री आते हैं। और 6 महीने के 6 महीने 3 बार, 12 महीने में 2 बार मेला पड़ता है। और एतकार बैसाख का मेला लगता है आसोद का। और यहाँ लाखों की तादाद में आते हैं। हमको जारी कम से कम 5-10 साल से यहाँ करीब हज़ारों साल से हम सेवा करते हैं। हज़ारों साल से हमारे बुजुर्ग जो पुराने आदमी थे वो सेवा करते हैं। यहाँ की बहुत बड़ी मान्यता है। हिंगलाज माता श्री का स्थान है। ये राजस्थान इंडिया के अंदर कोई हिंगलाज माता का स्थान नहीं है। पहला स्थान यही है और वर्ल्ड में एक स्थान ये है, एक पाकिस्तान में। यहाँ हज़ारों आदमी, लाखों आदमी की तादाद में इकट्ठे होते हैं। हज़ारों रसोएँ होती है और कम से कम 200-300 आदमी यहाँ नहार नोरता करते हैं। एक टाइम की नोरता भी करते हैं। यहाँ भंडारा लगता है। झालावाड़ जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बकानी में छात्रा वर्ग 17 से 19 वर्ष की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन और पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न हुआ। समारोह में क्षेत्रीय विधायक श्री सुरेश गुज्जर मुख्य अतिथि रहे और अध्यक्षता ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बकानी ने की। कार्यक्रम में विजेता और उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विधायक श्री सुरेश गुज्जर ने विद्यालय के प्रार्थना स्थल के सामने विधायक कोठे से डोम बनाने की घोषणा भी की। कोलायत न्यायालय परिसर में 3री राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। इस मौके पर बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे और अपने मामले पेश किए। लोक अदालत में दिन भर सुनवाई चली, जिसमें कुल 116 मामलों का निस्तारण किया गया। लोक अदालत के सचिव श्री आनंद पुरोहित ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य लोगों को जल्दी और आसान न्याय दिलाना है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में आपसी समझौते से विवाद खत्म होते हैं, जिससे समय और पैसे की बचत होती है। इस दौरान न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी पक्षकारों को समझाइश देकर आपसी सहमति से मामले सुलझावाए। आज दिनांक 13/9/2025 को कोलायत न्यायालय क्षेत्र में 3य राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान न्यायिक कर्मचारीगण, बैंक कर्मचारीगण, विद्युत विभाग के कर्मचारीगण और दूरसंचार विभाग के कर्मचारीगण उपस्थित रहे। इसी दौरान लगभग 116 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इन प्रकरणों में
न्यायिक विभाग के प्रकरण थे। इनके अलावा प्री लिटिगेशन के मामले शामिल थे, जिनमें लगभग वित्तीय संस्थाओं के द्वारा 1,74,00,000 रुपए की रिकवरी की गई। सिवाना उपजिला अस्पताल में लगभग 1 करोड़ की लागत से बनी डायलिसिस यूनिट की शुरुआत की गई। इस यूनिट को विधायक श्री हमीर सिंह भायल, हंस फाउंडेशन और जिला चिकित्सा विभाग ने आमजन को समर्पित किया। विधायक श्री भायल ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के राइजिंग राजस्थान प्लान के तहत यह प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी डायलिसिस यूनिट है। अब सिवान और आसपास के मरीजों को ब्लड डायलिसिस के लिए दूर शहरों से नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ एक साथ 3 मरीजों को मुफ्त डायलिसिस की सुविधा मिलेगी। और जैसा कि हंस फाउंडेशन 2009 से काम कर रही है, एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड, डिसेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पे काम कर रही है। और राजस्थान में जो आज का जो हमारा ये जो प्रोग्राम है, ये रिसेंटली राइजिंग राजस्थान जो मुख्यमंत्री जी ने एक मुहिम चलाई थी, जिसमें सभी इन्वेस्टर्स को और देश की कई संस्थाओं को उन्होंने आमंत्रित किया था कि वो राजस्थान की तरक्की के लिए यहाँ पे आके काम करें। आपको ध्यान होगा कि उपजिला अस्पताल सिवाना बनने के बाद में इस पूरे एरिया के अंदर काफ़ी जन मांग को देखते हुए काफ़ी दिनों से ये आवश्यकता थी कि अपने बालोतरा सब डिवीज़न से लगाकर जहाँ किडनी की कोई बीमारी होती है तो उसके लिए या तो गुजरात की तरफ वो करना पड़ता है या जोधपुर में जाना पड़ता है। तो इसी वजह से जनमानस हर गांव की ये डिमांड थी कि इसके लिए एक सिवाना उप जिला अस्पताल भी बन गया है, तो यहाँ डायलिसिस मशीन अगर लग जाए तो इसके लिए जनता को काफ़ी सुविधा मिलेगी। उसकी तर्ज पर मैं माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, राजस्थान के चिकित्सा मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी और समस्त चिकित्सा से जुड़े हुए डायरेक्टर सेक्रेटरी है, उनसे काफ़ी दिनों से प्रयत्न कर रहा था। प्रयत्न के साथ में अभी मैं धन्यवाद दूंगा। कार्य कर रहा हूँ हंस फाउंडेशन में। हंस फाउंडेशन का राजस्थान सरकार के साथ में जो इन्वेस्टमेंट समिट था उसमें MOU हुआ था और उसके अंतर्गत हमें डायलिसिस सेंटर खोलने थे राजस्थान में। तो हमारा पहला डायलिसिस सेंटर जो है वो सिवाना में हमने आज इसका शुभारम्भ कर दिया है यहाँ के MLA साहब के उपस्थिति में। और दूसरा हम भरतपुर जो नदवई है CM साहब कह रहे हैं, वहाँ पर जल्दी ही अगले महीने में चालू करने वाले हैं। ये सारी की सारी जो सुविधाएं यहाँ पर मिलने वाली लोगों को बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। इसका किसी प्रकार का कोई शुल्क वसूल नहीं किया जाएगा। और जो यहाँ के लोगों को दूर दूर जाना पड़ता था जिनकी किडनी में इश्यूज थे, वो सारी की सारी जो समस्याओं का इलाज है यहाँ पर होगा। डीग जिला कलेक्टर श्री उत्सव कौशल की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय पर शहरी सेवा शिविरों की तैयारियों को लेकर विशेष बैठक हुई। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि यह अभियान सिर्फ औपचारिकता न रहकर शहरों की वास्तविक समस्याओं के समाधान का माध्यम बनना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि हर विभाग अपनी जिम्मेदारी तय करे, स्पष्ट लक्ष्य बनाए और समय पर काम पूरा करे। कलेक्टर ने जोर दिया कि जनता को इस अभियान में सरकार आपके द्वार का असली अनुभव होना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों पर चोमू उपखंड अधिकारी श्री दिलीप सिंह ने कई गांवों का दौरा किया। उन्होंने बारिश से प्रभावित ग्वार, बाजरे और अन्य खरीफ फसलों का निरीक्षण किया और किसानों से सीधा संवाद कर नुकसान की जानकारी ली। किसानों ने बताया कि इस बार बारिश से फसलें काफ़ी प्रभावित हुई है। उपखंड अधिकारी ने राजस्व अधिकारियों और पटवारियों को निर्देश दिए कि वास्तविक गिरदावरी की जाए ताकि नुकसान का सही आकलन हो सके और किसानों को नियम अनुसार मुआवजा मिल सके। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी किसान प्राकृतिक आपदा से निराश न हो। समय पर मुआवजा मिलने से किसानों को राहत मिलेगी और कृषि कार्य सुचारू रूप से चलता रहेगा। तो अतिवृष्टि के कारण एक तो उसमें गोंद की समस्या हो गई है, दूसरा जो दाना ऑलमोस्ट पकने की स्टेज में था वो पुनः बारिश के चपेट में आने की वजह से दोबारा से उगना चालू हो गया है। तो इससे निश्चित रूप से काफ़ी खराबा हुआ है और उनकी उत्पादकता में भारी कमी आएगी। दूसरी जो प्रमुख फसल हमारे यहाँ पे है वो ग्वार की फसल है। ग्वार में फसल के अतिवृष्टि होने की वजह से जो फाल लगता है, जिसमें फाल से फली बनती है, फली में दाना पड़ता है, जिससे अल्टीमेटली ग्वार का उत्पादन होता है, वो काला हो गया। इसकी वजह से वो पूरा फाल खराब हो गया। अब जो फाल नया आएगा और जिससे फिर फली बनेगी और उसमें दाना आएगा, उसके लिए समय काफ़ी कम बचा है। तो इसका पूरा यदि हम इसका आकलन करें तो निश्चित रूप से फसलों में काफ़ी खराबा हुआ है, किसानों को नुकसान हुआ है। तो आपदा प्रबंधन के तहत नियमानुसार जो भी मैक्सिमम मदद हो सकती है वो हम इनके प्रस्ताव बनाकर भिजवाएंगे और किसानों को सरकार के द्वारा जो देय चीज़ें हैं उसके हिसाब से उनको
राहत पहुंचाएंगे। पागी में एसडीएम श्री राकेश चौधरी ने रामपुरा रेलवे, मदनपुरा और नथमलपुरा गांव में मूंग की फसल की कोप कटिंग का निरीक्षण किया। इस दौरान कृषि विभाग, राजस्व विभाग और बीमा कंपनी के प्रतिनिधि मौजूद रहे। फागी उपखंड में कुल 480 कोप कटिंग प्रयोग किए जाएंगे। इनमें 120 मूंग, 120 ज्वार, 120 बाजरा और 120 मूंगफली फसल से जुड़े होंगे। अब तक 20 प्रयोग पूरे हो चुके हैं। तहसील स्तर पर भी 40 कोप कटिंग की जाएंगी, जिनमें 20 ग्वार और 20 तिल की फसल से संबंधित होगी। एसडीएम ने किसानों से अपील की कि कोप कटिंग के दौरान मौके पर जरूर रहे, ताकि फसल खराबे का वास्तविक आकलन उनके सामने ही किया जा सके। साथ ही पटवारियों को लगातार गिरदावरी करने के निर्देश दिए गए। चित्तौड़गढ़ के जिला कलेक्टर श्री आलोक रंजन ने पावली ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल का आयोजन किया। इस चौपाल का उद्देश्य मुख्यमंत्री श्री विजय लाल शर्मा की योजनाओं को अंतिम पंक्ति तक पहुंचाना और ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करना था। चौपाल में उत्कृष्ट छात्र छात्राओं और खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। विद्यालय विकास के लिए अध्यापकों द्वारा 21,000 रुपये का सहयोग दिया गया, जिसकी कलेक्टर ने सराहना की। चौपाल के बाद कलेक्टर ने विद्यालय और गार्डन का निरीक्षण भी किया। फतेहपुर मुख्यालय पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। इस अवसर पर तालुका विधिक सेवा समिति के सचिव श्री विकास कुमावत ने बताया कि अदालत के लिए 2 बेंच बनाए गए। विद्युत निगम और BSNL से जुड़े मामलों में कुल 77 प्रकरणों का निस्तारण किया गया और लगभग 57 लाख रुपए की वसूली हुई। लोक अदालत के आयोजन में अधिवक्ता, बैंक प्रतिनिधि और विद्युत विभाग के अधिकारियों ने सक्रिय भूमिका निभाई। सफल आयोजन पर दोनों बेंचों के अध्यक्षों ने सभी अभिवक्ताओं, बैंकों और कर्मचारियों का आभार जताया। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय पर आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में पति पत्नी के बीच चल रहा विवाद आपसी सहमति से सुलझ गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री समीक्षा गौतम ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत त्वरित और सौहार्दपूर्ण न्याय दिलाने का बेहतरीन मंच है। विवाद आपसी सहमति से सुलझते हैं, बल्कि न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या भी घटती है। नडवाना जिले के नावा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेड़ता के निर्देशानुसार अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री धर्मेंद्र सिंह जाखड़ की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। लोक अदालत में बेंच सदस्य एडवोकेट मोहन लाल कुमावत और सचिव प्रियंका मीना ने उपस्थित लोगों को न्यायिक प्रक्रिया की जानकारी दी और आपसी राजीनामे के लिए प्रेरित किया। राजस्थान सरकार ने जरूरतमंद, असहाय और अल्प आय वर्ग के लोगों को आर्थिक सहारा देने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना शुरू की। कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने बताया कि इस योजना के तहत पंजीकृत परिवारों को किसी दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी अपंगता होने पर प्रति परिवार प्रति वर्ष अधिकतम 10 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। योजना में 8 तरह की दुर्घटनाओं का शामिल किया गया है। लाभ लेने के लिए पात्र व्यक्ति अपना दावा MDVI पोर्टल पर ऑनलाइन या ई-मित्र केंद्र के माध्यम से दर्ज करवा सकते हैं। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर नडवाना न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसके लिए 2 जुडिशियल बेंच बनाई गई। अदालत में लंबित और प्री लिटिगेशन प्रकरणों का आपसी राजीनामे के जरिए निपटारा किया गया। इस तरह राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए बड़ी संख्या में लोगों को त्वरित और आपसी सहमति से न्याय मिल सका। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेड़ता के तत्वावधान में पर्वतसर मुख्यालय पर तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसके लिए 2 जुडिशियल बेंच और 1 राजस्व बेंच का गठन किया गया। तालुका सचिव श्री छोटू राम गुज्जर ने बताया कि लोक अदालत में चेक बाउंस, धन वसूली, मोटर दुर्घटना मुआवजा, वैवाहिक व भरण पोषण, घरेलू हिंसा, अन्य सिविल व राजस्व प्रकरण रखे गए। पहले पक्षकारों और अधिवक्ताओं की प्री काउंसलिंग भी की गई। इस तरह राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए हजारों लोगों को त्वरित और सुलभ न्याय उपलब्ध कराया गया। राजकीय कन्या महाविद्यालय कठुमर में 15 दिवसीय रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाए जा रहे हैं। इस प्रशिक्षण के माध्यम से छात्राओं का मानसिक और बौद्धिक विकास किया जा रहा है और उन्हें संकट की स्थिति में सशक्त और निडर बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। छात्रा तनु राजपूत ने कहा कि पहले अकेले कॉलेज आते समय डर लगता था, लेकिन अब वह आत्मविश्वास और निडरता के साथ कॉलेज आती है। उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण पुलिस और आर्मी की नौकरी में भी सहायक साबित होगा।
राजस्थान सरकार के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर, बालिकाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से सभी बालिकाओं को इस तरीके से प्रशिक्षित किया जा रहा है कि यदि उन पर कोई संकट आता है, यदि उनके साथ छेड़छाड़ की जाती है या कोई अलग तरीके से आपराधिक कृत्य किया जाता है तो वे अपनी आत्मरक्षा सही तरीके से कर सकें। जैसा कि धरातल पर राजस्थान सरकार के द्वारा आत्म सुरक्षा को लेकर शिविर चलाए जा रहे हैं और शिविर में बालिकाओं को कितना आत्मबल मिला है वो क्या बताना चाहेंगे, जानकारी जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? जी सर, मेरा नाम तन्नू राजपूत है। कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं आप? मैं BA फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ। जैसा कि राजस्थान सरकार के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण चलाया जा रहा है, उससे हमें कई सुविधाएं मिली हैं। जैसे कि लड़की कॉलेज आने से पहले डरती थी कि कोई हमें कहीं छेड़ ना दे और कुछ गलत तरीके से हमारे साथ कोई बात ना हो जाए। उसी के लिए हमारी 2 मैमों ने जो हमें ट्रेनिंग दी है हमारी आत्मरक्षा के लिए, वो मुझे बहुत पसंद आई है और उससे हमारा शारीरिक और मानसिक संतुलन भी बराबर है और हम बहुत कुछ भी सीख सकते हैं। जैसे कि हम किसी भी पुलिस का पेपर दें तो हम उसकी भी ट्रेनिंग इनसे ले सकते हैं। हमारी मैम वो बहुत अच्छी ट्रेनर हैं, वो हमें बहुत अच्छे से गाइड कर रही हैं और हमें अपनी आत्मरक्षा को खुद सुरक्षित करने के लिए हमें सुरक्षा प्रदान कर रही हैं। हम खुद अपनी रक्षा कर सकते हैं। आप बालिकाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी मीडिया में? मैं बालिकाओं को संदेश देना चाहती हूँ कि कॉलेज आने से बिल्कुल ना डरें और इस आत्मरक्षा प्रशिक्षण का लाभ अधिक से अधिक उठाएं। जैसा कि बालिका के द्वारा बताया गया, रानी लक्ष्मीबाई आत्म सुरक्षा केंद्र चलाए जा रहे हैं, इनसे बड़ा ही आत्मबल मिला है और आत्म जब मजबूत होगा निश्चित है बालिका बेखौफ आकर के शिक्षा ग्रहण कर सकेगी और जैसे ही बालिका शिक्षाएं ग्रहण करेगी निश्चित ही हमारा देश, हमारा राष्ट्र विकास की ओर अग्रसर होगा। मैं कठुआ विधानसभा क्षेत्र से सुजस के साथ अशोक भारद्वाज। बारां जिले में मुख्यमंत्री श्री विजय लाल शर्मा के निर्देशन में आमजन को राहत और विकास से जोड़ने के लिए 2 बड़े अभियान प्रारंभ किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने जयपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन शिविरों की तैयारियों की समीक्षा की। जिला मुख्यालय बारां में मिनी सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिला कलेक्टर श्री रोहिताश सिंह तोमर और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। 15 सितंबर से राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन होगा। शनिवार को प्रतियोगिता की तैयारियों और आयोजन संबंधित प्रेस वार्ता आयोजित की गई। संयुक्त संचालन सचिव एवं प्रधानाचार्य श्री फादर विकी विसेंट ने बताया कि प्रतियोगिता का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। प्रतियोगिता के दौरान प्रत्येक गोल पर पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेल विकास और यात्रियों की सुरक्षा पर ध्यान दे रही इस दिशा में रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार RPF ने जन जागरूकता अभियान चलाया। जोधपुर में मंडल के लूणी जंक्शन और आसपास के क्षेत्रों में यह अभियान संचालित किया गया। SSI श्री रमेश मीना ने बताया कि लूणी, सतलाना और दूधिया गांव में लोगों को रेलवे संपत्ति की सुरक्षा और यात्री सुविधाओं के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। इस अभियान के तहत लूणी गांव के मुख्य बाजार, सतलाना गांव और दूधिया गांव के राव मावी में जाकर लोगों और बच्चों को समझाइश दी गई। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।